स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आपको बताते चले कि चौथा बजट जो है वो पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2025 से 2026 का 1,01,175 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को भी बताया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को आधार बनाते हुए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो धामी सरकार का देखिए चौथा बजट जो है वो पेश किया गया है और जो प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने ये बजट पेश किया है और ये बजट जो है इस बार 7 बिंदुओं पर काफी महत्वपूर्ण रहा। जहां पर आपको बताते चले कि देखिए बजट पेश करने से पहले यहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों को जिस तरीके से उत्तराखंड में एक सफलतापूर्वक यहां पर एक पूरे आयोजन का यहाँ कार्यक्रम किया गया, समापन हुआ, जिस तरीके से सफल रहा उसकी उपलब्धियां इस दौरान गिनवाई गई, उसके बारे में बातचीत की गई। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा प्रेमचंद अग्रवाल ने कि ये बजट जो है इसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रावधान जो है वो शामिल किए गए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है ये आम लोगों के लिए भी एक लाभदायक बजट जो है वो होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत और बचाव उपकरण ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आपदाओं से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने यूएसडीएमए के 9 वर्ष कैलेंडर का भी विमोचन किया है। तो गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने यूएसडीएमए के 9 वर्ष 2025 के कैलेंडर वॉल और टेबल टॉप का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने सीएसआर मद में प्राप्त 4 वाहनों को चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और उधम सिंह नगर जनपद के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में टेंट, स्लीपिंग बैग और लीफलेट और कैलेंडर रवाना किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाओं से लड़ने और उनका सामना करने के लिए जन जागरूकता सबसे बड़ा साधन है। तो आपदा राहत वाहनों को यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल इस दौरान कैलेंडर का भी विमोचन किया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर साझा करें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहां पर साफ दिखाई दे रहे हैं कि हरी झंडी दिखाते हुए इन वाहनों को रवाना किया गया है। और इन वाहनों में तमाम जो व्यवस्था है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी इसमें है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कैलेंडर का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है। आपदा राहत वाले वाहनों को दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया है, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। तो वहीं सरकार से इसका जवाब भी मांगा। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के उन इलाकों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मगर कांग्रेस के विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि सरकार जानबूझकर नया स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और आम लोगों पर बोझ डालना चाहती है। और इससे भी पहले हमने जिस तरीके से देखा कि कांग्रेस जो है वो स्मार्ट मीटर को लेकर पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, अडानी के पुतले जो है हमने देखा था, जिस तरीके से उनके पुतले, उनकी तस्वीरें जलाई गई थी। तो यहाँ पर स्मार्ट मीटर जो है उत्तराखंड में ये मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है और जिसको लेकर विपक्ष अब ये पूरे इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कर रही है। और देखिए अब विधानसभा का बजट सत्र जो है वो भी यहाँ शुरू है
और इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, इस पूरे मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर इस बहस में बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। और देखिए, आज जब बात नहीं बनी तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सदन से वॉकआउट कर दिया उन्होंने। नहीं, संतुष्ट नहीं है, तभी हमने वॉकआउट किया है। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे और उसमें करोड़ों रुपए हमारे उत्तराखंड के खर्च हुए। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सदन में एक बात और कही, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। फिर हमने कहा इसे दोबारा कोट करें तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण नहीं, पर्वतीय में नहीं लगेंगे। फिर उसका संशोधन करें कि जहां नेटवर्क नहीं आएगा वहां नहीं लगेंगे। देखिए, ये जनता के साथ धोखा है। और मैंने उनको इसलिए कहा कि आप एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यापारी लाभ की चीज देखता है, क्योंकि सरकार का काम लाभ ही देना नहीं, सुविधा देना भी है। और उनकी बात जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। देखिए, स्मार्ट मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर इन्होंने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों। तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है। और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल, जिसे सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, और अब एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बलिया नाले में लगातार हो रहे भू कटाव के कारण नैनीताल का एक बड़ा हिस्सा अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ये भू कटाव का न सिर्फ शहर के पर्यावरण पर असर डाल रहा है, बल्कि नैनीताल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इस संकट को देखते हुए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने बताया है कि उत्तराखंड सरकार के इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलिया नाले का ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें करीब 300 करोड़ की लागत आएगी। आपको याद होगा, अभी विगत वर्ष से ही वहां कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक एस्टिमेट बना के सिंचाई विभाग की तरफ से गया था। 177 करोड़ का पहले एस्टिमेट गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई थी। और विगत मानसून में जो मानसून से बचाने के लिए हमने कार्य किया भी था और वो सफल भी रहा। उसमें कुछ एक्सपर्ट कमेटी और बाकी और जियोलॉजिस्ट हैं, उनका वहां दौरा हुआ और शासन ने 10 मई 2024 को निर्णय लिया कि वहां स्ट्रेंथनिंग के कार्य को बढ़ा दिया जाए और उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। इस संबंध में तत्कालीन सचिव आपदा महोदय द्वारा IIT रुड़की को निर्देश दिए गए कि उसकी DPR को रिवाइज कर दें। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ है। इसके कारण बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। और देखिए, प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है वो सच हुई है। 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। और अब यहाँ पर ठंड जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी फिर से मौसम जो है यहाँ पर करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को 19 और 20 तारीख को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो पीक एक्टिविटी 19 की रात से लेकर के 20 तारीख और थोड़ी बहुत 21 तारीख तक मिलने की संभावना है। इसमें 19 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या गढ़वाल में, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है।
और 3200 या 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहाँ बर्फबारी मिल सकती है। बीते 2 महीने से थराली तहसील बिना उप जिलाधिकारी के भरोसे चल रही है। प्रभारी उप जिलाधिकारी यहां काम देख रहे हैं, जिसके चलते यहां आमजन की समस्याओं के समाधान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। साल 2024 में 7 दिसंबर को यहां तैनात उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता के स्थानांतरण के बाद से ही अभी तक शासन थराली तहसील में स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। थराली वालों को ये लगता था कि नगर पंचायत चुनाव से पहले यहाँ पर स्थायी एसडीएम साहब की पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो चुनाव भी निपट गया और बिना एसडीएम के वो चुनाव निपटा। और देवाल अलग तहसील है, नारायणगढ़ अलग तहसील है और इन दोनों तहसीलों की एक परगना थराली है, जिसमें कि करीब करीब ये आप सोचिए कि 2 लाख लोग करीब कम से कम थराली, देवाल, नारायणगढ़ में इस एसडीएम उप जिलाधिकारी थराली के नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। विगत 1 साल में 3 या 4 एसडीएमओ को अनायास कारण से यहाँ से हटाया जाना, किसी की पोस्टिंग कराया जाना, कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर थराली तहसील को बिना परगना मजिस्ट्रेट के रख के सरकार को क्या मिलने वाला है। प्रथम तो मैं मीडिया का बहुत कहीं न कहीं आम आदमी का जो काम नहीं हो पा रहा है और जिससे बहुत सारे उनके सर्टिफिकेट हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, प्रभारी समय के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं, प्रतिदिन नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार, माननीय धामी जी, माननीय जो क्षेत्रीय विधायक हमारे श्री भूपाल राम टमटा जी, उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पे जो परेशानियां हैं, हमारी जो 3 तहसीलें हैं, देवाल, थराली, नारायणगढ़, तीनों जो हैं प्रभारी के भरोसे चल रही हैं। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखबा आएंगे। हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमेशा जब वो उत्तराखंड आते हैं तो हमारे पर्यटन को 4 चांद लग जाते हैं। तो इस समय उनका आना मुखबा में हो रहा है और चार धाम शीतकालीन यात्रा के अंतर्गत यमुनोत्री खरसाली में 1107 व्यक्तियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री मुखबा में 5080 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ ऊखीमठ में 14,336 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में 15,766 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यह हमारी शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छी रही। इसमें 36,289 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए और अपने आप जीवन को कृतार्थ किया है। तो ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से जो हमारा जादूंग है, जहां 1962 में चाइनीज वॉर में उसको एक रात को खाली करा लिया गया, उसको भी हम टूरिज्म में ला रहे हैं। हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं ताकि ऋषिकेश का दर्शन कर सकें। उत्तराखंड की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऋषिकेश में योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें योग की विधाओं में अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ होटल से डिस्काउंट के लिए भी बात की गई है। योग से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है। मनाया जा रहा है योग दिवस और उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि ऋषिकेश के अंदर ये आयोजित होगा और इसके लिए अच्छे हमारे जो योग के जो अलग अलग विधाओं के जो शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि अपनी अपनी पद्धति को जनता के आगे रखें और सिखाएं।
इसमें हमने होटल्स को भी लिया है, उनसे भी हमने डिस्काउंट करने की बात की है और हम चाहते हैं कि आम आदमी योग को सीखे, योग के प्रति प्रेम बढ़े, तो उसके लिए भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है और मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे रूप से ये योग का जो उत्सव है पूरा होगा और जो लोगों के जानकारी बढ़ाएगा योग के प्रति, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। नगर निगम में मेयर दीपक बाली की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस दौरान बैठक में नगर निगम मेयर दीपक बाली ने उपस्थित पार्षदों और मौजूद लोगों को एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ गिनाते हुए बताया है, इससे भारत देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। के विचार को पुनर्जीवित किया, तो ये विचार जैसा कि चल रहा है, आपको विदित है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर तो पूरे देश भर में चर्चा चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्षधर हैं। तो इसीलिए नगर निगम काशीपुर के पार्षदों के साथ बैठकर हमने भी ये निर्णय लिया कि हम यहाँ से एक प्रस्ताव बनाकर एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में और अपने हस्ताक्षरों के साथ इस प्रस्ताव को अपनी महामहिम महोदया राष्ट्रपति जी को यहाँ से प्रेषित करें। इसीलिए आज एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्षदों के साथ मिलकर ज्ञापन तैयार करके और माननीय महोदया राष्ट्रपति जी को भेजा जा रहा है। वोटर का टर्नआउट एक चिंता का विषय बना रहता है, तो एक साथ चुनाव कराने से वोटर टर्नआउट के लिए भी ये चुनाव एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के लालपानी क्षेत्र में नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर ग्रामीणों की आपत्ति को जिलाधिकारी पौड़ी और डॉक्टर आशीष चौहान ने कोटद्वार में विस्तार से सुना। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी समस्या है उसका पूरी तरह से निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर जो भी एनएच के निर्माण को लेकर शिकायत मिल रही है उसको दूर किया जा रहा है। एनएच के विभिन्न समस्याओं को लेके, एनएच का जो अभी हमारा जमीन का अधिग्रहण या मुआवजा जो बांटा जा रहा है और एनएच के निर्माण की जो गतिविधि जारी है, तो उसी क्रम में कई सारे लोग हमारे जो नागरिकगण हैं उनकी समस्याएं थी और उस संबंध में मैंने विस्तार से उनको सुना भी है और उनकी समस्याओं को त्वरित गति से उनके जो समाधान निकाले जाने हैं उसके लिए एसडीएम साहब को निर्देशित भी किया गया। साथ ही जैसे आर्बिट्रेशन में 80 के आसपास केसेज हैं तो वो अभी बन जाएगा और 3 एडिशनल फी हो जाएगा। ये 3 भी होगा, आर्बिट्रेटर से बात भी होगा, सर्वे भी होगा हमारे सर्वे जी हाँ, तो फिर ठीक है। डेट तुम लोग गाइड लेना चाह रहे हैं जी उधर जिस वजह से अब उनकी जो भी समस्या है उसको लेकर यहाँ पर निस्तारण किया जा रहा है। उनकी जो भी समस्या है उसको हल किया जा रहा है और जो डीएम है उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने कहा कि शिकायतें जो हैं वो दूर दूर से मिल रही हैं, जिस पर डीएम ने समस्याओं को निस्तारण करने का भरोसा दिया है और लोगों की समस्याएं जो है वो भी उन्होंने सुना और जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी समस्या है उसे जल्द हल किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में पार्टी के नेताओं का एक दूसरे दलों के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बताते चले कि मीडिया से बात करते हुए राजेश शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस ने विधायक से स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। तो विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हुआ है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का विधानसभा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने स्मार्ट मीटर को लोगों को भ्रमित करते हुए प्रीपेड मीटर बताकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में। रुद्रपुर नगर निगम में वो हाथ में मीटर लेकर घूमे। उन्होंने कहा ये प्रीपेड मीटर है, ये लोगों के लिए बहुत खिलाफ है, ये लोगों के विरुद्ध है, इससे बड़े नुकसान होंगे। मीडिया ने उनसे पूछा क्या नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं बता पाए। और जनता में
जब चुनाव के परिणाम आए तो रुद्रपुर नगर निगम में जो पिछली बार कांग्रेस 4000 वोट से हारी थी, वो स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर बताने के मुद्दे पर 14000 वोट से हारी। यही जनता से नकार दिया, और जब जनता ने नकार दिया तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ, उस फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने कानून को हाथ में लेकर के मीटर को तोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा चैनलों पे, उन्होंने मीटरों को तोड़ा ईंट मार मार के। ये फ्रस्ट्रेशन था कि ये मीटर तू मुद्दा क्यों नहीं बना, हम इतना चिल्लाए, तेरे नाम पर वोट क्यों नहीं पड़ा। तस्वीरों में देख रहे हैं तिलकराज बेहड़ से कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी सफाई नायकों के साथ बैठक की है। इस दौरान मेयर ने सफाई नायकों के सुझावों को सुना और इसके अलावा सफाई व्यवस्था नियमित हो सके इसके लिए प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पार्षद के घर में बायोमेट्रिक में जाकर अंगूठा लगाना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 800 सफाई कर्मचारी नगर निगम के 60 वार्डों की सफाई करते हैं। देखिए जो कह रहा हूँ ठीक है, कि नगर निगम की जो जान अटकी रहती है, या जिसे हम कहें कि नगर निगम की जो जान है, वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है यही होता है। और मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए इनका काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया है कि हल्द्वानी आपकी और आप हल्द्वानी के हैं, और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूं कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या, उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी। ये अध्यक्ष जो कह रहा हूँ ठीक है, मुख्य नगर अधिकारी हम नगर निगम की हमारी उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच हुई नोकझोंक का मामला गर्मा गया है। इस पर मदन बिष्ट का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने मानहानि का केस करने की बात कही है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का आरोप लगाया था। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लगाए गए इन संगीन आरोपों को लेकर कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट को संज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्हें इस विषय में जानकारी हुई तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये बेहद गलत है। तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री। तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में, इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए, इसमें बहुत संगठित ख्याल रखना चाहिए। हम भी संविधानिक पर ज्यादा होगा तो मैं तो इसने ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इसमें। तेरह फरवरी से उत्तराखंड के सभी वन प्रभागों में वन बीट और अधिकारी वन आरक्षी संघ कार्य के बहिष्कार कर रहे हैं। कोटद्वार में भी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आरक्षी संघ ने हल्ला बोला है। पूरे उत्तराखंड के करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी अपनी जांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसको लेकर उत्तराखंड वन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम चुनौती बन गई है। तो वहीं हड़ताली कर्मचारियों से साफ कह दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। यानी कि वन बिट अधिकारी जो है अब इसका बहिष्कार करे और अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला है और वनाग्नि की रोकथाम की यहाँ पर चुनौती भी दी है। तो हम लोग, हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है। तो हम चौथी बार प्रदेश में चौथी बार हमने बोल दिया है, परंतु अब तक हमारी मांगों पर कोई जायज फैसला नहीं लिया गया। जो भी वन में जो भी नुकसान होगा वो प्रशासन शासन उनका पूर्ण जिम्मेदार होगा। जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद। अभी तो ये अमराई। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।